गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा था, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है उसकी समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी। किसकी संधि से? मद्रास की संधि से। और आज की क्लास में हम सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ने वाले हैं। तो किसी भी युद्ध के होने के पीछे कुछ ना कुछ क्या होते हैं? कारण होते हैं। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है उसकी शुरुआत का पहला कारण जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसकी समाप्ति मद्रास की संधि से हुई थी। किससे हुई थी? मद्रास की संधि से। और इस मद्रास की संधि में जिन शर्तों को तय किया गया था उन शर्तों का उल्लंघन ही सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का कारण बना, ठीक है। ये जो मद्रास की संधि थी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मद्रास की संधि 1769 में हुई और इस संधि पर हस्ताक्षर दोनों प्रतिद्वंदियों की तरफ से किसने किसने किया। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस संधि पर हस्ताक्षर मैसूर का शासक कौन करेगा? हैदर अली। तो मैसूर का शासक हैदर अली ने हस्ताक्षर किया और मद्रास के गवर्नर जनरल स्मिथ ने हस्ताक्षर किया। परंतु हैदर अली ने यह स्वीकार करने से मना कर दिया कि हमने किसी कंपनी को हराया है। उसका मानना था कि उसने किसी कंपनी को नहीं हराया बल्कि उसने ब्रिटेन के शासक के एक प्रतिनिधि को हराया है। इसीलिए ये जो असफलता है, यह जो पराजय है, वह आपके ब्रिटेन के सम्राट की ही कही जानी चाहिए। तो ब्रिटेन के सम्राट जो आपके थे जिनका नाम है जॉर्ज थर्ड, उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम पर इस संधि को किया गया था, ठीक है। तो आप देखेंगे मद्रास की संधि जो है वो सम्राट जॉर्ज तृतीय के नाम से हुई क्योंकि आपके हैदर अली ने कंपनी के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। इस संधि की दूसरी शर्त यह थी कि जो भी आपके युद्ध के दौरान दोनों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो क्षेत्र जीते थे वह उन्हें मैसूर के शासक को वापस करने पड़े। और मैसूर का शासक जो हैदर अली है उसने जो क्षेत्र जीते थे जैसे कि बदनूर, सुंडा, कैनरा, गूटी और ये सेरा, ये प्रमुख क्षेत्रों को उन्हें क्या करना पड़ा? ब्रिटिश अधिपत्य वाले क्षेत्रों को उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस करना पड़ा। परंतु हैदर अली ने संधि पर हस्ताक्षर इस शर्त पर किया कि वह कुरूर क्षेत्र को अब वापस नहीं करेगा, कुरूर क्षेत्र को वह अपने पास ही रखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपके मद्रास की संधि है, इस मद्रास की संधि की सबसे महत्वपूर्ण जो आपके शर्त है वो है आपके कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर या आपके ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका अधिकार क्षेत्र था कर्नाटक, इसका अधिकार क्षेत्र था क्या? कर्नाटक। तो आप देखते हैं कि कर्नाटक वाले क्षेत्र पर इनकी काफी सारी क्या थी? व्यापारिक बस्तियां थी। और आप देखते हैं कि हैदर अली का जो क्षेत्र था वो था आपका मैसूर। तो अब यहाँ पर एक संधि की प्रमुख शर्त ये तय की गई कि यदि मैसूर पर किसी अन्य शक्ति के, किसी अन्य शक्ति का तात्पर्य यहाँ पर कैसा है? जैसे आप देखेंगे कि यहाँ कौन है? आपके मराठा है। यहाँ कौन है? आपके हैदराबाद का निजाम है। तो हो सकता है कि मराठा और हैदराबाद के निजाम जो हैं वो मैसूर पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सैन्य सहायता देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मैसूर का शासक है इसको किसी संकटकालीन परिस्थिति पर यदि मराठा या हैदराबाद के निजाम किसी भी प्रकार का आक्रमण करते हैं तो उनके खिलाफ सैन्य सहायता प्रदान करने का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। दूसरी बात कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यह जो अधिपत्य वाला क्षेत्र है इस पर यदि मराठा या हैदराबाद के निजाम के आक्रमण होते हैं तो उस संकटकालीन परिस्थिति पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता, सैन्य सहायता देने का काम मैसूर के शासक हैदर अली का होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि एक प्रकार से संकटकालीन परिस्थितियों पर सैन्य सहायता देने का वादा 1769 में किया गया। परंतु आगे ही 1771 में, कब आपके 1771, 72 में मराठों के पुनः आक्रमण आपके मैसूर वाले क्षेत्र पे हो गए। और जब मराठों के आक्रमण पुनः मैसूर वाले क्षेत्र पर हुए तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के शासक हैदर अली को सैन्य सहायता नहीं पहुंचाई, जिसे
मद्रास की संधि का उल्लंघन हैदर अली ने माना और इसके प्रत्युत्तर में या जवाब में हैदर अली ने पुनः जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नाटक क्षेत्र पर, जो आपका अरकोट वाला रीजन है, वहां पर आक्रमण कर दिया, जिससे युद्ध की क्या होती है, शुरुआत होती। ठीक है, तो युद्ध की शुरुआत का जो मुख्य कारण है वह क्या है आपका, मद्रास की संधि। ठीक है, क्लियर। तो मद्रास की संधि का उल्लंघन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। परंतु यहाँ पर दो बातें और जान लेनी है कि आप ये जो एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ रहे हैं, इसमें दो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, एक है हैदर अली और दूसरा है टीपू सुल्तान। तो हैदर अली के बारे में जो चर्चा है वो हम आज करेंगे कि हैदर अली जो है वो आपका कैसा व्यक्तित्व है। ठीक है, तो जब आप हैदर अली के बारे में चर्चा करते हैं तो हैदर अली का जन्म जो है वो आपके बूंदी कोट कर्नाटक वाले क्षेत्र पे हुआ था। ठीक है, हैदर अली की उससे पहले की दो पीढ़ियां पहले से ही कर्नाटक क्षेत्र में निवासरत थी। कहां से आई थी, तो आंसर यह है कि उसके दादा जो थे, जिनका नाम था बहलोल लोधी, वे पंजाब वाले क्षेत्र से आपके कहां आकर बस गए थे, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है गुलबर्गा, इस वाले क्षेत्र पर उनके दादा क्या कर रहे थे, निवास कर रहे थे। तो उनकी अगली पीढ़ी जो उनके पिताजी के रूप में थी, जिसका नाम था फतेह मोहम्मद, तो फतेह मोहम्मद भी जो है वो उसी कर्नाटक वाले क्षेत्र पे रहे। इनके पिताजी जो थे वो आपके मैसूर प्रांत की जो सेना थी, उस सेना के फौजदार के पद पर थे। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि हैदर अली जो फतेह मोहम्मद के संतान थे, वे आपके मैसूर प्रांत में एक सैनिक के पद से अपना क्या करते हैं, करियर शुरू करते हैं। लेकिन वे धीरे धीरे अपनी सैन्य क्षमताओं का उन्नयन करते जाते हैं। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ाना। तो वह अपनी सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करेंगे, उन्नयन करेंगे, और जब अपनी सैन्य क्षमताओं का इतना अधिक विकास कर लेंगे कि उसे मैसूर के शासक नंजराज और देवराज की सेना के समय में फौजदार अर्थात कमांडर इन चीफ का पद मिल जाएगा। और जब उसे कमांडर इन चीफ का पद मिल जाएगा तो वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता लेगा और आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र पे, जगह का नाम जो है वो है आपका डिंडीगुल, इस डिंडीगुल नामक स्थान पर जो है वह अपनी एक कैनन फैक्ट्री की स्थापना करेगा। यानी कैनन फैक्ट्री अर्थात तोप खाने की स्थापना करेगा और आधुनिक शस्त्रागार अस्त्रागार की स्थापना कर लेता है। इस प्रकार से अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर लेता है। परंतु उसने जब देखा कि ये जो मराठा शक्ति है वो नंजराज के शासनकाल में लगातार मैसूर वाले रीजन पर आक्रमण कर रही थी और नंजराज जो है वो मराठों के आक्रमण से मैसूर रियासत के क्षेत्र को सुरक्षित नहीं कर पा रहा था, तो डिंडीगुल वाले क्षेत्र से वह मैसूर रियासत की मुख्य राजधानी क्षेत्र श्रीरंगपट्टनम में आता है और फिर यहाँ पर आपके नंजराज को आपदस्थ करता है। परंतु ये जो हैदर अली है ये अनपढ़ है। ये कैसा है, अनपढ़ है। तो ये शैक्षणिक कार्य या अन्य कार्य को करने में थोड़ा असक्षमता महसूस करता है। तो इसने अपना एक सलाहकार नियुक्त किया जिसका नाम था खांडेराव। खांडेराव एक ब्राह्मण थे। आप देखेंगे कि शासक कैसा है, शासक आपका मुस्लिम है और अपना सलाहकार किसने नियुक्त कर रहा है, ब्राह्मण को। तो एक खांडेराव नामक हिंदू ब्राह्मण को इसने क्या किया, अपनी सेवा में नियुक्त किया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जब 1761 में जो आपका देवराज तथा नंजराज थे वे अपने क्षेत्र में मराठा आक्रमण को नहीं रोक पाए, तो इस स्थिति पर इसने क्या किया, आपके जो आपके नंजराज है उसे आपदस्थ कर दिया और आपदस्थ करने के बाद खांडेराव नामक जो ब्राह्मण था उससे अपना राज्य अभिषेक करवाया और क्या बना, शासक। तो मैसूर प्रांत का शासक हैदर अली कब बनता है, 1761 में। 1761 में ये शासक बनता है और आपकी जो श्रीरंगपट्टनम नामक राजधानी है इस पर अपना संपूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है। कौन, आपका हैदर अली। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हैदर अली ने शुरुआती दौर से ही इतना दूरदृष्टिता अपनाई कि ये जानता था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये आपके आधुनिक शस्त्र अस्त्र वाली है, इनकी जो सैन्य तकनीक है वो काफी सुविकसित है और ये अच्छी तरह से यह भाप चुका था कि जो भारतीय शासक हैं वे क्यों पराजित हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय शासकों की जो सैन्य विधियां हैं वो पारंपरिक हैं।
वे जो है वो पुरानी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो आप सोचो कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके तोप, लड़ाकू विमान ऐसा रख के खड़ा है, जेट विमान रख के खड़ा है, पनडुब्बी और वर्तमान के आधुनिक अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा है, और आप जो है वो बैलगाड़ी में खड़े हो, तो क्या आप उससे संघर्ष कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो आपके यहाँ पर मैसूर अली की यही दूरदृष्टिता थी कि यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकना है तो इसके लिए सबसे पहले एक मजबूत सेना होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये मजबूत सेना का विकास कैसे करें? तो मजबूत सेना का विकास उन्हीं के यूरोपीय तर्ज पर कर लेते हैं। अब यूरोपीय तर्ज पर उनकी सेना के इक्विवेलेंट अगर विकास करना है तो उन्हीं के प्रतिद्वंदी को पकड़ लो, ठीक है। तो इसने क्या किया? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या लेना शुरू करी? सहायता। दूसरी बात, इसने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को काफी संरक्षण देना भी शुरू किया। यही बात थी कि ये जो आपका हैदर अली है, इसने अपने राज्य क्षेत्र, ये जो मैसूर वाला राज्य क्षेत्र है, इसी राज्य क्षेत्र के मालाबार वाला जो तट रीजियन था, यहाँ पर फ्रांसीसियों को कुछ छोटी छोटी बस्तियां दे दी, जहां पर एक प्रमुख बस्ती का नाम है माहे। क्या नाम है आपका? माहे। तो माहे नामक बस्ती जो है वो आपके किसने दे दी? हैदर अली ने। किसको दे दी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। अब ये जो माहे नामक बस्ती है ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की है, जहां पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करी। व्यापारिक कोठियों की स्थापना के साथ साथ वे यहाँ पर यूरोप वाले क्षेत्र से, यूरोप में फ्रांस से ये क्या करते थे? आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते थे और उनको यहाँ से यहाँ लेकर आते थे, यानी आयात करके किसको देते थे? हैदर अली को देते थे, या मैसूर की सेना को आपूर्ति करते थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो माहे वाला रीजियन है, यहाँ की जो फ्रांसीसी बस्तियां हैं, ये आपके आधुनिक शस्त्रागार और अस्त्रागार भी थे। यहाँ से सैन्य साजो सामान की आपूर्ति भी की जाती थी। किसके द्वारा? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दूसरी बात कि यहाँ से ये जो कोस्टल रीजियन है, यहाँ से फ्रांसीसी लोग अपना क्या करते थे? व्यापारिक आयात निर्यात भी करते रहते थे। तो हम देखेंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को संरक्षण करने का काम हैदर अली ने किया, ठीक है। साथ ही इसके बदले उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर आपके विकसित किया। अपनी सेना की ट्रेनिंग जो है वो यूरोपियन सैनिकों के माध्यम से करवाई, ठीक है। ऐसा करने वाला संपूर्ण भारत का प्रथम भारतीय शासक हैदर अली है, जिसने यूरोपियन तर्ज पर या यूरोपीय पद्धति से अपनी सेना को प्रशिक्षित और आपके सुसज्जित करवाया, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न सबके मन में आएगा कि इसके पहले बक्सर का युद्ध पढ़ाया था, और बक्सर के युद्ध के दौरान आपने देखा था कि जो आपका मीर कासिम था उसने भी यूरोपीय पद्धति के अंतर्गत जो आपके डच लोग थे, जो आपके फ्रांसीसी लोग थे, उनकी सहायता से मुंगेर वाले क्षेत्र पर क्या किया था? अपना सेना का एक पूरा संगठन बनाया था और सेना को प्रशिक्षित करवाया था। तो आप देखेंगे कि हैदर अली तो 1755 से शुरू कर दिया। कब से शुरू कर दिया? 1755 से। जबकि जो आपका मीर कासिम है उसने 1760 से शुरू किया है, ठीक है। तो 60, 61, 62, 63 में करता है, और मीर कासिम तो पहला युद्ध ही कब लड़ता है? 63 में। जबकि आप देखते हैं कि यहाँ तो आपका हैदर अली 55 वाले टाइम्स के पहले से ही क्या कर चुका है? अपनी सेना को फ्रांसीसियों की सहायता से यूरोपीय तर्ज पर विकसित कर चुका है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत का प्रथम शासक जिसने यूरोपियन तर्ज पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया या प्रशिक्षण किया, वो है हैदर अली, ठीक है। तो ये हैदर अली के व्यक्तित्व के बारे में आपने जाना है। अच्छा, ये जो आपकी सेना का आधुनिकीकरण करने में इसको सहायता किसने की? तो उस सेनापति का नाम है दलातूर। क्या नाम है? दलातूर। तो फ्रांसीसी सेनापति दलातूर की सहायता से यूरोपीय पद्धति से उन्होंने क्या किया? आपके पराजित किया, ठीक है। कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि ये जो मराठे इन्होंने लगातार मैसूर प्रांत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आक्रमण किया, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मराठे जो हैं उन्होंने लगातार इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए आक्रमण क्यों किया, ठीक है। तो पहला कारण आप लोग ये जान लीजिए कि कारण जो है वो ये है कि हम ये देखते हैं एक समझौता हुआ। क्या हुआ? आपका एक समझौता, जिस समझौते को आप दिल्ली समझौते के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता। तो ये दिल्ली समझौता जो है वो 1719 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1719 ईस्वी में। अब आप देखते हैं कि मराठा
जो हैं ये आपके लगातार अपनी शक्तियों का विस्तार करते करते केंद्रीय मुगल सत्ता को अपनी सेवाएं देने लगे थे। और कौन सी सेवाएं देने लगे थे? सैन्य सहायता। क्या देने लगे थे? सैन्य सहायता। इन्होंने जो आपके उत्तरवर्ती मुगल शासक थे इनको अपने नियंत्रण में ले लिया था। किन्होंने? मराठों ने। तो मराठों का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हो चुका था? दिल्ली तक। और मराठे जो हैं अब अपना उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण क्षेत्र में क्या चाह रहे थे? साम्राज्य विस्तार चाह रहे थे। एक और बात कि यहाँ पर एक नया उभरता हुआ प्रांत है मैसूर। तो इस मैसूर वाला क्षेत्र जो कि रायचूर, दोआब, चंदन की लकड़ी, खनिज संसाधन, व्यापारिक संसाधन, उद्योगों का केंद्र, इन सब होने के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जहां पर एक स्वतंत्र सत्ता काबिज हुई। तो ये स्वतंत्र सत्ता के काबिज होने को यह एक्सेप्ट नहीं कर पाए, स्वीकृत नहीं कर पाए, और इन्हें लगा कि क्यों ना हम इस क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में जीत कर क्या कर लें? शामिल कर लें। तो इन्होंने, चूंकि उत्तरवर्ती मुगल शासक इनके अधीनस्थ हो चुके थे, इनके नियंत्रण में आ चुके थे, तो इन्होंने फर्रुखशियर से एक समझौता किया। और फर्रुखशियर से वह समझौता 1719 ईस्वी में किया कि हम जो हैं वो आपके मैसूर क्षेत्र से चौथ वसूला करेंगे। क्या वसूला करेंगे? चौथ। ठीक है। तो चौथ कर एक सुरक्षा कर है, और इस सुरक्षा कर को वो कहां से वसूल करते थे? मैसूर क्षेत्र से वसूला करते थे। तो आप देखेंगे कि इस दिल्ली समझौते के अंतर्गत फर्रुखशियर ने इन मराठों को आपके मैसूर वाले रीजन से चौथ वसूलने का अधिकार दिया था। परंतु आप देखेंगे कि यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है हैदराबाद। क्या नाम है आपका? हैदराबाद। तो ये हैदराबाद वाले क्षेत्र का जो शासक है वो आपके मैसूर का जो टेरिटोरियल रीजन है वो उसे अपने टेरिटोरियल रीजन में मानता था। हैदराबाद का निजाम का कहना था कि यहाँ से हमारा राज्य क्षेत्र शुरू होता है तो सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्र तक हमारा ही क्षेत्र है। ठीक है। तो हैदराबाद का निजाम इसे अपने क्षेत्र के अंतर्गत मानता था। लेकिन आपने देखा कि 16वीं शताब्दी में जब मैसूर प्रांत हैदर अली के समय में वाडियार वंश के शासन काल में क्या हुआ? एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हो गया। ठीक है। जब स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ तो क्या ये मराठों की सत्ता को स्वीकार करेगा? नहीं। ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे कि क्या ये आपके इनकी सत्ता को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को स्वतंत्र बताएगा। ठीक है। जब ये अपने आप को स्वतंत्र बताएगा तो क्या ये दोनों इसे नियंत्रित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप मैसूर क्षेत्र जो है वो मराठे तथा हैदराबाद के निजाम और मैसूर के शासक के बीच में संघर्ष का मुख्य केंद्र बनकर उभरा। ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए। क्या? आपका दिल्ली समझौता। क्या पता होना चाहिए? दिल्ली समझौता। ठीक है। तो ये आपको दिल्ली समझौता के अंतर्गत चीजें पता चल गई कि किसको चौथ वसूलने का अधिकार था, हैदराबाद का निजाम क्या मानता था, और मैसूर प्रांत की स्थापना कैसे हुई थी? स्वतंत्र प्रांत के रूप में हो चुकी थी। यहां तक की बातें सभी को क्लियर है? ठीक। अब आपने यहां पर जाना कि जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, कौन सा युद्ध आपका? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 1784 में होगा। कब होगा? आपके 1780 से 1784। लेकिन आपने देखा था कि 1769 में कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। और इस मद्रास की संधि का उल्लंघन कब कर दिया गया? 1771-72 में। जब किसके आक्रमण हुए? मराठों के आक्रमण हुए, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता नहीं पहुंचाई। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 1773 वाले टाइम पर माहे जो आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था, किसका क्षेत्र था? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। तो इस क्षेत्र पर आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? आक्रमण करना चाहा, परंतु उस समय में ये पूर्णतः माहे क्षेत्र को विजित नहीं कर पाई। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके कौन सा युद्ध हो जाएगा? आपके लगातार यहाँ पर फिर किसके साथ युद्ध होते रहेंगे? मराठों के साथ। ठीक है। तो मराठों के साथ यहाँ पर संघर्ष क्या होते रहे? लगातार चलते रहे। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे कि सेकेंड एंग्लो आपका मैसूर वॉर क्यों हुआ था। तो इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को समझने से पहले आपको कुछ पृष्ठभूमियां समझना जरूरी है।
सबसे पहले आप मैप रीडिंग देख लीजिए, ठीक है। तो मैप रीडिंग पर आप ये जो रेड वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये है आपका मैसूर रियासत का क्षेत्र। ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है, ये है मराठों का क्षेत्र, ठीक है। एक बात और बता दूं कि मराठे जो हैं वो आपके कहाँ तक पहुंच गए हैं, दिल्ली तक। तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये किसका है, आपका मराठों का क्षेत्र है, ठीक है। फिर आप देख रहे हैं ये है आपका हैदराबाद वाला क्षेत्र, और हैदराबाद वाले क्षेत्र के अंतर्गत आप इस वाले क्षेत्र को देखेंगे तो ये है कर्नाटक। क्या है आपका, कर्नाटक। और उसके ऊपर जो उत्तरवर्ती क्षेत्र है उसे बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। तो उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र में एक जगह आती है जिसका नाम है गुंटूर। क्या आती है आपके, गुंटूर। और आप देखेंगे कि जो कर्नाटक क्षेत्र है, इसका सबसे उत्तरतम इलाका जो है वो है मद्रास, जहां पर है आपके सेंट फोर्ट जॉर्ज। क्या है आपका, हाँ, सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है वो अंग्रेजों की सबसे प्रमुख व्यापारिक कोठी है। क्या है आपकी सबसे प्रमुख व्यापारिक कोठी। और कर्नाटक क्षेत्र की राजधानी जो है वो क्या है आपकी, अरकोट, ठीक है। तो ये है आपका कर्नाटक वाला रीजन। अब आप इस मैसूर रियासत को देखेंगे तो मैसूर रियासत का ये वाला जो क्षेत्र है, जिसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, मालाबार तट। मालाबार तट का विस्तार आज के वर्तमान केरल से लेकर गोवा के दक्षिणी भाग तक है। कहां तक है, गोवा के दक्षिणी भाग तक। किसका विस्तार है आपका, मालाबार तट का। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक प्रमुख बस्ती है जिसका नाम है माहे, और माहे पर किसका अधिकार है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार है, ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र आपको पता होने चाहिए। अब ये जो आपका सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर है, इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो आपका बंगाल वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, तो बंगाल वाले क्षेत्र में 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और बंगाल वाले क्षेत्र पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, अधिपत्य हो गया, ठीक है। अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ये चाहती है कि यहाँ से लेकर ये पूरा जो रीजन है, इस वाला रीजन को, इसको आप बोलेंगे पूर्वी तटीय सीमा। क्या बोलेंगे आप, पूर्वी तटीय सीमा। तो इस पूर्वी तटीय सीमा पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्षेत्र नीचे है, कौन सा क्षेत्र, कर्नाटक। यहां पर तो उसका पसंद का नवाब बैठा हुआ है जिसका नाम क्या है, वल्लाजा। लेकिन बीच में उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र उसको प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से उत्तरी सरकार क्षेत्र किसके अधिपत्य पे ले लिया, अपने अधिपत्य पर। तो आप देखेंगे कि उत्तरी सरकार पर ये जो गुंटूर क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, गुंटूर क्षेत्र, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रारंभ में ही उत्तरी सरकार का संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। और जब ये उत्तरी सरकार वाला संपूर्ण क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के माध्यम से ले लिया, तो हैदराबाद का निजाम जो है वो आपके नाराज हो गया कि ये मेरे अधिपत्य वाला क्षेत्र है, आपने दिल्ली के शासक से ये कैसे ले लिया। तो आपने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान देखा था कि हैदराबाद का निजाम जो है उसने आपके मैसूर के शासक हैदर अली से क्या किया था, समझौता किया था कि आप मुझे क्या कर दीजिएगा, उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र वापस दिलवा दीजिएगा, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान तो हैदर अली नहीं दिलवा पाया। तो अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान हैदराबाद का निजाम क्या चाहेगा कि मुझे फिर से अब हैदर अली क्या करवा दे, उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के से दिलवा दे, वापस दिलवा दे। तो अब यहाँ पर पहला प्लेयर क्लियर, पहला प्लेयर जो है वो है हैदराबाद का निजाम। इसका मोटिव क्या है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में इसकी चाहत है कि इसका उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया है, वो मैसूर का शासक हैदर अली युद्ध में जीतेगा, ये उसका साथ देगा, तो इसको क्या कर देगा, उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र दिला देगा, ठीक है। इस मंशा से हैदराबाद का निजाम अपने उत्तरी सरकार वाले क्षेत्र को वापस लेने के लिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ, शामिल हुआ, ठीक है। दूसरा प्लेयर अब चर्चा करते हैं। दूसरा प्लेयर है आपके मराठा। कौन है आपके मराठा। तो आप देखेंगे कि मराठा जो हैं वे तो मैसूर पर अपना क्या चाहते हैं, अधिपत्य चाहते हैं। तो उनको आपके तो मैसूर के शासक के विरुद्ध शामिल होना चाहिए। पर क्या मराठा सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में
हैदर अली के खिलाफ शामिल हुए? आंसर है नहीं। अब यहाँ पर बात आती है कि मराठा शासक जो हैं वो हैदर अली के पक्ष में कैसे शामिल हुए? तो आंसर ये है कि जिस समय में आपके एंग्लो मराठा वॉर है उसी के दौरान आपके एंग्लो मैसूर वॉर है। थोड़ा सा आगे पीछे समय का अंतराल है, ठीक है, लेकिन आप उसे समसामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि समसामयिक परिस्थितियों में जहां पर पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हो रहा है? 1775 से 1782, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति 1782 में होगी, लेकिन आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत 1780 में हो रही है। तो दोनों के जो ईयर्स हैं वे क्लैश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? आपके क्लैश हो रहे हैं बीच में। तो आप देखेंगे कि जिस समय में आपके मराठे लोग जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या कर रहे हैं? संघर्ष। उसी दौरान मैसूर का शासक का भी प्रतिद्वंदी कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। अर्थात आप देखेंगे कि मराठे और मैसूर का शासक कौन? हैदर अली। इन दोनों का कॉमन जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हम देखेंगे कि मराठे जो हैं वो आपके हैदर अली की साइड से उतरेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेकंड प्लेयर का हित समझ में आ गया। सेकंड प्लेयर कौन है? आपका मराठा, और उसका हित यह है कि हैदर अली जो है वो आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हमारी भी क्या करे? सहायता करे, और आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हम हैदर अली की क्या करेंगे? सहायता करेंगे, क्योंकि दोनों के कॉम्पिटिटर एक ही हैं, दोनों के विरोधी एक ही हैं, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर? तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से इन तीनों का एक गुट का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। किन तीनों के गुट का निर्माण होता है? तो हैदराबाद का निजाम, दूसरा कौन है? आपके मराठा, और तीसरा कौन है? आपके मैसूर। तो इन तीनों के गुट का निर्माण होता है जिसे आप क्या बोलेंगे? त्रिगुट। क्या बोलेंगे आप? त्रिगुट। इस त्रिगुट का नेतृत्व करता कौन है? हैदर अली। कौन है आपके? हैदर अली। तो जब आप देखते हैं कि इस प्रकार का त्रिगुट बनता है तो क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे अच्छा मानेगी? नहीं, वो इस त्रिगुट को क्या करेगी? तोड़ने का प्रयास करेगी, ठीक है। तो अब यहां पर बात आई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस त्रिगुट को कैसे तोड़ा। क्या किया? कैसे तोड़ा, इसको जान लें। तो आप देखेंगे कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है ये आपके 1782 में क्या हो जाएगा? समाप्त। उसके समय में जब आपके आंग्ल मराठा युद्ध लगभग समाप्त प्राय हुआ तो उसी समय में एक संधि होती है, सालबाई की संधि। कौन सी संधि होती है? सालबाई। इस सालबाई की संधि के अंतर्गत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ यह संधि की कि वे आगे किसी भी युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा जाएगा वे उनका साथ नहीं देंगे, उनके विरोधी का साथ नहीं देंगे। तो मराठों ने उनका साथ, किसका साथ नहीं दिया? मैसूर के शासक का साथ नहीं दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या मराठे इस त्रिगुट से बाहर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे हैदराबाद का निजाम, ये जो इस त्रिगुट में शामिल हुआ है इसे अंग्रेजों ने कैसे आप के निष्पक्ष कर दिया या न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आप देखेंगे कि हैदराबाद का जो निजाम है उसको उन्होंने कहा कि यार तुम थोड़ी अपनी अकल क्यों नहीं चलाते? बोले कैसे? बोले ये जो उत्तरी सरकार वाला क्षेत्र है ये तो मैं शाह आलम द्वितीय से क्या कर चुका हूँ? पहले ही लिखवा चुका हूँ अपने नाम पे। तो तुम क्या सोच रहे हो कि ये जो हैदर अली है तुम्हें ये गुंटूर क्षेत्र दे देगा? तुम गुंटूर ही चाहते हो ना, तो गुंटूर क्षेत्र तुमको हैदर अली देगा? ऐसे उसके उलझाव में मत आओ। हैदर अली तुमको ये गुंटूर उंटूर क्षेत्र नहीं देने वाला है, जबकि वो तो गुंटूर क्षेत्र पर क्या करना चाहता? अधिकार चाहता है। वो तो ये उत्तरी सरकार जीतेगा तो वो अपने ही आधिपत्य में रखेगा। तो हैदराबाद का निजाम बोला अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? तो बोले कि क्या चाहिए? गुंटूर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोली कि हम देंगे तुमको गुंटूर। क्या बोली? हम देंगे, क्योंकि ये तो हमारे क्षेत्र में आता है, हमारे पास तो डिक्री है, आदेश पत्र है कि उत्तरी सरकार पर संपूर्ण अधिकार किसका है? हमारा है। तो हम तुमको गुंटूर देंगे, तुम इस युद्ध से क्या कर लो? बैकआउट कर लो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से हैदराबाद के निजाम को गुंटूर देने का लालच या वादा करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस त्रिगुट से हैदराबाद के निजाम को भी क्या कर दिया? बाहर कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो त्रिगुट बना था इस त्रिगुट से दो लोग क्या हो गए? बाहर। मराठे सालबाई की संधि से बाहर हो गए और हैदराबाद का निजाम
गुंटूर को प्राप्त करने के लिए कौन दे देगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हैदर अली से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो युद्ध में क्यों अपना नुकसान करेगा? तो हैदराबाद का निजाम भी क्या हो जाएगा? बाहर। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर। तो ये जो है वो एक मुख्य पृष्ठभूमि बनी। अब दूसरी बात ये कि आप देखेंगे कि कर्नाटक की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? कर्नाटक। तो कर्नाटक का नवाब वल्ला जाह और मैसूर का शासक हैदर अली दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, और मैसूर का शासक कर्नाटक तक क्या करना चाहता? अपना राज्य विस्तार। जबकि आप देखते हैं कि कर्नाटक का नवाब जो वल्ला जाह है, उसे तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही क्या किया था? सत्ता पर बिठाया था। तो कर्नाटक क्षेत्र पर वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जो अधिपत्य है वो किसका है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो यदि मैसूर का शासक हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण करेगा तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर किया गया आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक क्षेत्र और क्लियर हो गया होगा, कौन सा? कर्नाटक। अब एक बात आती है कि ये जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसमें भारतीय परिस्थितियों के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय या वैश्विक स्तर की जो परिस्थितियां हैं, इसका भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो आपका वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा वो कैसे पड़ा। तो आप लोग सभी वर्ल्ड मैप पर अमेरिका की लोकेशन जानते हैं, और जो अमेरिका महाद्वीप है, इस अमेरिका महाद्वीप में स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। इस स्वतंत्रता संघर्ष में क्यों शुरू हुआ? तो हम जानते हैं कि आपके जब इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हुआ, वहां पर पुनर्जागरण हुआ, नवीन मशीन तकनीक आदि का विकास हुआ, तो इन लोगों ने अपने व्यापार विस्तार के लिए नई कॉलोनीज को ढूंढना क्या किया था? शुरू किया था। और अलग अलग विश्व के क्षेत्रों में जाकर क्या हुए थे? बसे थे। तो विश्व के भिन्न क्षेत्रों में बसने के कारण उनमें से एक क्षेत्र था अमेरिका महाद्वीप, जो कि स्टेट ऑफ मैगलन की कहां पर आता है? आपके पश्चिमी साइड पर आता था। ठीक है, तो यहां पर जाकर भी इन्होंने अपने क्या बनाए थे? उपनिवेश बनाए थे। लेकिन उपनिवेशवाद जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया, और अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष की क्या हो गई? शुरुआत। तो ब्रिटेन ने वहां पर भी क्या किया था? अपनी कॉलोनीज डेवलप करी थी, और ब्रिटेन के इसी कॉलोनिज्म का विरोध करने के लिए अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष किया। अब आप देखेंगे कि वहां पर भी ब्रिटेन और अमेरिका आमने सामने हैं, लेकिन अमेरिका का साथ कौन दे रहा था? फ्रांस। तो आप देखते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में क्या हो गए? आपके पारस्परिक प्रतिद्वंदी बन गए। ठीक है, अब उसी ब्रिटेन और फ्रांस का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में जो आपके संग्राम चल रहा है, उसी का प्रभाव भारत में भी पड़ेगा। कहां पड़ेगा? भारत में। और आप देख रहे हैं कि भारत में कौन सा युद्ध चल रहा है? आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में जो आपका हैदर अली है, इसने किसे संरक्षण दिया है? फ्रांसीसियों को। और इसके विरोधी कौन है? आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये एक और मौका है जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस अंतरराष्ट्रीय संघर्ष को भी इस आंग्ल मैसूर युद्ध में अपना भुना लेगी। और क्या करेगी? वो यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी क्या करेगी? आक्रमण करेगी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक तीर से दो निशाने साधेगी। ठीक है, एक तीर से दो निशाने साधेगी। कैसे? एक तो वो किसके साथ संघर्ष करने वाली है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और दूसरा संघर्ष किसके साथ करने वाली? मैसूर के शासक हैदर अली के साथ। तो आप देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि में जो बैकग्राउंड है, उसमें आपके वैश्विक स्तर की भी पृष्ठभूमि है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसी अनुक्रम में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने मुख्य तौर पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बस्ती वाला क्षेत्र है, क्या माहे, इस पर क्या किया है? आक्रमण किया है। ठीक है, जबकि आप देखते हैं कि हैदर अली जो है, उसके मन में ये विचार था कि पहले जो उसके जस्ट बाजू वाला लगा हुआ क्षेत्र क्या है? कर्नाटक। तो आप देखेंगे कि मैसूर प्रांत के जस्ट बाजू में क्या है? कर्नाटक। और ये किसकी बस्ती है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसका सोचना है कि इधर इधर से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने से पहले कहां से भगाऊंगा? अरकोट से। कहां से भगाऊंगा? अरकोट से। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अरकोट से भगा दूंगा, तब संपूर्ण भारत से भगाने का क्या करूंगा? प्रयास। ठीक है, तो आपके हैदर अली की सोच है पहले अरकोट से भगाऊं फिर भारत से भगाऊं, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सोच है कि हैदर अली को भी समाप्त कर दें और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी समाप्त कर दें। तो इस प्रकार से ये जो आपने पूरा बैकग्राउंड पढ़ा,
ये है आपके सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की पृष्ठभूमि, जिसमें कई सारे कारण जिम्मेदार हैं। एक आंग्ल मराठा युद्ध भी है। फिर आप देखेंगे आपका जो वैश्विक स्तर पर जो अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष है, वहां पर भी ब्रिटेन और फ्रांस आपस में आमने सामने हैं। यहाँ पर भी ब्रिटेन और फ्रांस क्या हुए, आमने सामने आए। ठीक है। फिर मराठा और हैदराबाद के निजाम, इनका संघर्ष, किस तरीके से त्रिगुट में शामिल होना और किस तरीके से त्रिगुट से बाहर निकल जाना, ये सारी चीजें आपने अभी जान ली। तो बेस आपका पूरा तैयार हो गया है। अब यहाँ पर बात आती है युद्ध की। क्या आती है? युद्ध की। तो आपको युद्ध को थोड़ा सा समझना है। युद्ध दो मोर्चों पर लड़ा जाएगा। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कैसे लड़ा जाएगा? दो मोर्चों पर। और आप देखेंगे कि एक पूर्वी तटीय सीमा पर हमला और दूसरा पश्चिमी तटीय सीमा पर हमला। तो हम देखेंगे कि जब ये युद्ध दो मोर्चों पर लड़ा जा रहा है तो उसकी लोकेशन क्या है? क्या देखेंगे आप? लोकेशन। तो आप देखेंगे कि एक लोकेशन है आपके अर्कोट। क्या है आपके? अर्कोट। और ये जो क्षेत्र है इसे आप जानते हैं कर्नाटक नाम से। क्या नाम से? कर्नाटक। और दूसरी लोकेशन जो है ये आपके मालाबार तट पर है। कौन सी वाले तट पर? मालाबार। और मालाबार तट पर जो लोकेशन है वो है आपके माहे। ठीक है। तो हम देखेंगे कि अर्कोट वाले रीजन पर जो आपके आक्रमण करेगा वो कौन करेगा? हैदर अली। और इसका बेटा कौन? टीपू सुल्तान। कौन है आपका? टीपू सुल्तान। ठीक है। और अर्कोट वाले क्षेत्र पर जब आक्रमण होगा तो सेना दो क्षेत्र से आएगी, पहला मद्रास से और दूसरा गुंटूर से। मद्रास कहाँ आता है? कर्नाटक में आता है। और गुंटूर कहाँ आता है? गुंटूर उत्तरी सरकार में आता है। यहां तक क्लियर? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दो सैन्य टुकड़ी भाग लेने आएंगी। कहां पर? अर्कोट के घेरे में। कहां पर? अर्कोट के घेरे पे। और अर्कोट के घेरे पर जो आपके मद्रास से आएगी, कौन आएगी आपके? मद्रास। तो मद्रास से आने वाली सेना का सैन्य कमांडर होगा हेक्टर मुनरो। कौन होगा? हेक्टर मुनरो। कि गुंटूर वाले क्षेत्र से आने वाली सेना का सैन्य कमांडर होगा विलियम वैली। ठीक है। तो दो अलग अलग सैन्य कमांडर आएंगे और दोनों आपके कहां पर मिल जाएंगे? तो दोनों की सैन्य टुकड़ियां मिलेंगी कांजीवरम पे। कहां पर मिलेंगी? कांजीवरम। तो एक और प्लेस आपको ध्यान रखना है जिसका नाम क्या है? कांजीवरम। लेकिन आप देखेंगे कि जो मैसूर के शासकों की सेना है, हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान की, ये भी दो मुख्य सैन्य टुकड़ियों के रूप में विभक्त है। तो टीपू सुल्तान की सेना जो है वो आपके किसका सामना करेगी? आपके विलियम वैली की सैन्य टुकड़ी का सेना का सामना करेगी। और वह विलियम वैली की सेना को कहां पर रोक देगी? पॉलीलूर नामक जगह पर रोक देगी। और यहाँ पर किसके साथ संघर्ष होगा? टीपू सुल्तान के साथ। जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी हेक्टर मुनरो वाली सेना है इसके साथ संघर्ष होगा किसका? आपके हैदर अली का। और कहां पर होगा? कांजीवरम। ठीक है। तो हमने देखा कि इनकी सेना यहाँ वाले क्षेत्र पे, किस वाले क्षेत्र पर? अर्कोट वाले रीजन पे। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब आप देखेंगे जब ये संघर्ष होगा तो पॉलीलूर वाले क्षेत्र पर जो युद्ध हुआ उसमें भी ब्रिटिश सेना हार गई। कौन हार गया आपका? विलियम वैली। और इसके एक ब्रिटिश कमांडर का क्या कर लिया उनने? बंदी भी बना लिया। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है हैदर अली के नेतृत्व में कांजीवरम में भी क्या हो गई? सेना हार गई। अब आप देखेंगे कि जब दोनों क्षेत्र की सेनाएं यहाँ पर हार गई तो ये बंगाल में जो आपका गवर्नर बैठा है इसको इतने बड़े कर्नाटक रीजियन पे यानी गुंटूर में भी हार गई। गुंटूर में हार गई मतलब उत्तरी सरकार में हार गई। अर्कोट में हार गई मतलब कर्नाटक में हार गई। तो मैसूर प्रांत का विस्तार अब कैसा हो जाएगा? यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो जाएगा बेटा। ठीक है। और जब इतने क्षेत्र में विस्तार हो जाएगा तो क्या बंगाल का गवर्नर जो बैठा है वो ये बर्दाश्त कर पाएगा? दोनों क्षेत्र की हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो इस हार का तुरंत ही प्रत्युत्तर देने का प्रयास करेगा। जैसे ही उसकी दोनों सेना विलियम वैली और मुंडो की सेना हारी, उसने तुरंत ही यहाँ से एक नई सेना का गठन सर जनरल आयरकूट के नेतृत्व में किया। क्या किया? जनरल आयरकूट के नेतृत्व में किया। और जनरल आयरकूट के नेतृत्व में ये सेना डायरेक्ट कहां पहुंच गई? माहे। तो ये सेना यहां पर नहीं आई। कहां नहीं आई? अर्कोट नहीं आई। कहां नहीं आई? अर्कोट में नहीं आई। जबकि हैदर अली कहां पर घेरा डाल के बैठा? अर्कोट में। तो ये माहे में क्यों जा रहे हैं? उसका कारण है वैश्विक स्तर पर अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस का ब्रिटेन के विरुद्ध खड़ा होना। ठीक है। तो ये कहां चले गए? माहे। और इनने सोचा कि यहाँ पर हम हैदर अली का क्षेत्र भी नष्ट कर देंगे और आपके
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र भी नष्ट कर देंगे। इसलिए इन्होंने डायरेक्ट कहां पर आक्रमण किया? माहे पर। और आप देखेंगे कि माहे पर भी आपके कुछ क्षेत्रों में संघर्ष होंगे, जैसे कि पोर्टो नोवा, पॉलीलूर और आपके सैलिंगर करके एक क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है? आपके आक्रमण होता है। ठीक है, तो सोलिंगर वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर आपके आक्रमण होगा, इन 3 क्षेत्रों पर आक्रमण होगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपके क्या पड़ेगी? भारी। ठीक है, जो आपके यहाँ पर पोर्टोनोवा और पॉलीलूर का युद्ध है, इसमें हैदर अली ही नेतृत्व करने के लिए जाएगा और टीपू सुल्तान भी साथ में जाएगा। तो यहाँ पर युद्ध के दौरान ही कौन घायल हो जाएगा? हैदर अली। और हैदर अली की क्या हो जाएगी? मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु होने के बाद टीपू सुल्तान मैसूर प्रांत का अगला शासक नियुक्त होगा 1782 में। और 1782 में जब वो अगला शासक नियुक्त होगा तो 1782 के बाद 1783 और 1784 वो लगभग 1.5-2 साल तक इस युद्ध को क्या करता है? आगे बनाए रखता है। अब ये 1.5-2 साल तक ये युद्ध चला, तो कैसे चला? तो आंसर है छोटे छोटे मोर्चों पर युद्ध चलता रहा। क्या कहा हमने? छोटे छोटे मोर्चों पर युद्ध चलता रहा, जिसमें कुछ क्षेत्र उनने जीता, कुछ क्षेत्र इन्होंने जीता। फाइनली आप देखेंगे कि एक कांटे की टक्कर नहीं हो पाई। कांटे की टक्कर का मतलब है कि पूरा क्षेत्र वही जीत ले या पूरा क्षेत्र यही जीत ले, ऐसी कोई कांटे की टक्कर नहीं हो पाई। और इन छोटी मोटी लड़ाइयों से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। परिणाम स्वरूप दोनों ही संधि करने के लिए क्या हो गए? एग्री हो गए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में संधि होगी, जिसका नाम होगा बैंगलोर की संधि। कौन सी संधि? मैंगलोर की संधि। और मैंगलोर की संधि के माध्यम से 1784 में द्वितीय आंग्ल मैसूर की क्या हो जाएगी? युद्ध की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो एकदम नट शेल में आपने सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर को समझ लिया। ठीक है, लेकिन जो आपकी भाषा है उसको थोड़ा सा हम सुगठित करते हुए चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। चलिए, पेपर में या एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। क्या आता है? आंग्ल मैसूर के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, या आता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब से कब तक लड़ा गया। ठीक है, तो पहली चीज कि कब से कब तक लड़ा गया, आंसर है 1780 से 1784 तक लड़ा गया। ठीक है, दूसरी बात कि आपके इस युद्ध के होने के पीछे कारण क्या क्या थी। ठीक है, तो चूंकि आपने नटशेल में जान लिया तो मेरे हिसाब से अब कारण भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। ठीक है, यहाँ पर पहला कारण है अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि की शर्त का पालन ना करना। मद्रास की संधि कब हुई? 1769 में। इस संधि में क्या शर्त तय की गई थी कि यदि हमारे ऊपर किसी का आक्रमण होगा तो आप क्या देंगे? सैन्य सहायता देंगे। तो आप देखेंगे कि 1769 के बाद 1771-72 में किसके आक्रमण हो गए? मराठों के। कहां पर आक्रमण हुए? मैसूर में। तो क्या आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता दी? नहीं दी। तो आपके मैसूर का शासक हैदर अली, इसने मद्रास की शर्तों का क्या माना? उल्लंघन माना। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का पहला कारण है मद्रास की संधि की शर्तों का पालन ना करना। कौन सी शर्त का पालन ना करना ये बता दिया। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे अंग्रेजों द्वारा क्या करना? माहे पर अधिकार। तो 1773 ईस्वी पर माहे के आसपास के कुछ क्षेत्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण करके क्या करने का प्रयास किया? अधिकार करने का प्रयास किया। ठीक है, ये माहे केरल के मालाबार तट वाले क्षेत्र पर है और इस पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? क्षेत्र। साथ ही मैसूर की सेना का भी मुख्य केंद्र था। क्या आपका? माहे। तो दूसरा कारण समझ में आया, माहे पर अधिकार। तीसरा कारण है हैदर अली के द्वारा किसका निर्माण करना? त्रिगुट का। अब आप बताइए कि इस त्रिगुट में कौन कौन शामिल हुए थे? पहला, मराठा शामिल हुए। कौन शामिल हुए? क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि इसी दौरान आंग्ल मराठा युद्ध भी चल रहा था। आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान आपके प्रतिद्वंदी कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर का प्रतिद्वंदी कौन? ब्रिटिश ईस्ट। तो दोनों के कॉमन क्या है? विरोधी या प्रतिद्वंदी कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए
मराठे शामिल हुए। दूसरा, हैदराबाद का निजाम क्यों शामिल हुआ था? क्योंकि हैदर अली ने वादा किया था कि वो उन्हें क्या देगा, उत्तरी सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या करेगा, छीन करके दे देगा। तो आप बताइए कि दोनों शामिल हो गए, तो ये त्रिगुट में कौन शामिल हुआ? मराठा, हैदराबाद के निजाम और आपके मैसूर का शासक। क्या यह त्रिगुट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आएगा या पसंद आएगा? आंसर है नहीं, दे डोंट लाइक। वे क्या कहेंगे, ऐसे त्रिगुट का निर्माण हैदर अली को नहीं करना चाहिए था, इसीलिए इस त्रिगुट के निर्माण करने के कारण ही यह युद्ध होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों के साथ उसके क्या थे, अच्छे मैत्री संबंध। और आपने देखा था कि एंग्लो कर्नाटिक वॉर हो, चाहे ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार का संघर्ष हो, चाहे आपके अब अमेरिका में चल रहा स्वतंत्रता संघर्ष हो, प्रत्येक मोर्चे पर ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हैदर अली है वो फ्रांस का सहयोगी है। तो क्या ब्रिटेन का जो अपोजिट पार्टी वाला कौन है, फ्रांस, वो अगर हैदर अली का सहयोगी होगा तो वो क्या उसे पसंद करेंगे? नहीं। तो फ्रांसीसियों के साथ जो आपके हैदर अली है, इसके मैत्री संबंध होने के कारण भी क्या होगा, युद्ध होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां, जिसके अंतर्गत वो क्या करना चाह रहे थे, कर्नाटक क्षेत्र तक पूरा राज्य विस्तार और उसके बाद नीचे मैसूर को और भी अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करना चाह रहे थे। तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां और कर्नाटक के नवाब के साथ हैदर अली की क्या थी, शत्रुता। ठीक है, तो उपरोक्त सभी कारणों के कारण कौन सा युद्ध होगा आपका, सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध होगा। दूसरी बात आप देखेंगे कि इस युद्ध के समय एक बार फिर जो हैदराबाद का कौन है, निजाम, तो हैदर अली ने क्या किया, निजाम को और मराठों को किससे कर लिया, संधि कर ली। ठीक, पहले तो आप देखेंगे त्रिगुट का निर्माण होगा किसके किसके साथ, हैदर अली, हैदराबाद के निजाम और मराठों का। पर आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने फिर से किसको विरोध में खड़ा कर दिया, मराठों और निजाम को। किसके विरोध में खड़ा कर दिया, हैदर अली के। ठीक है, तो इस त्रिगुट को वो जल्दी ही क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 1773 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी कब्जे वाले कहां पर आक्रमण किया, माहे पर, और उस पर अधिकार करने के लिए प्रयास किया, जो कि हैदर अली के लिए क्या थी, एक खुली चुनौती थी। ठीक है, इसलिए अब हैदर अली इस चुनौती को स्वीकार करेगा और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की क्या होगी, शुरुआत होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हैदर अली ने फिर क्या किया, जब इन्होंने माहे पर क्या किया, आक्रमण, तो हैदर अली ने कहां आक्रमण कर दिया, अरकोट पर। कहां आक्रमण कर दिया, अरकोट पर। और आपने अभी समझा है कि ये युद्ध दो जगह चलेगा, एक जगह यहां और एक जगह यहां। यहां माहे पर चलेगा और यहां अरकोट पर चलेगा। ठीक है, जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी माहे पर आक्रमण करेगी तो ये अरकोट पर आक्रमण करेंगी, कौन, हैदर अली। ठीक है, तो अरकोट पर आक्रमण करके हैदर अली ने क्या किया, युद्ध पर आपके युद्ध भी किया और उसके साथ साथ क्या कर लिया, अधिकार भी कर लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, अब एक और बात, अंग्रेजियों की सेना का प्रतिनिधि कौन था, हेक्टर मुनरो। कहां से आई थी ये सेना, मद्रास से। तो माँ से मुनरो, माँ से मद्रास, ऐसे याद रखिएगा। और दूसरी सेना क्या थी आपकी, विलियम वैली वाली, जो कहां से आई थी, गुंटूर से। और आप जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य केंद्र क्या था, मद्रास, जहां पर क्या थी आपकी, सेंट फोर्ट जॉर्ज। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अंग्रेजों की सेना का प्रतिनिधित्व हेक्टर मुन्नो ने किया, जो मद्रास का क्या था, गवर्नर भी था। और कर्नल विलियम वैली जो कहां से आया था, गुंटूर, ये कहां से था, उत्तरी सरकार से। तो प्रारंभ में उपरोक्त नेतृत्वकर्ता युद्ध स्थल में क्या हुए, भयभीत हुए और फिर क्या हो गए, भाग गए। फिर आप देखेंगे कि ये क्या है आपका, बंगाल। बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय में, वॉरेन हेस्टिंग। उसने सर जनरल आयरकूट के नेतृत्व में क्या भेजी, दूसरी सेना भेज दी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जनरल आयरकूट के नेतृत्व में क्या करी थी, सेना भेजी। जबकि आप देखेंगे कि मैसूर की सेना के नेतृत्वकर्ता कौन है, हैदर अली, और उसका पुत्र कौन है, टीपू सुल्तान, जो अलग अलग मोर्चों पर क्या करेंगे, सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, कब हुआ था, 1766 से 1769 में, है ना। तो 1769 से अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हो रहा है, 1780। कितने साल हुए, 11 साल। तो इन 11 साल में ऐसा क्या हुआ कि अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत।
ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किससे हुई थी? मद्रास की संधि से। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में कितने साल बाद शुरू हो रहा है? 11 वर्षों के साथ। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस युद्ध के प्रारंभ होने का जो मुख्य कारण था कि मद्रास की संधि में क्या तय किया गया था कि दोनों के ऊपर होने वाले सैन्य आक्रमण में एक दूसरे को क्या करेंगे? सहायता देंगे। लेकिन क्या सहायता दी? नहीं। तो हम देखते हैं कि 1771-72 में मराठाओं के द्वारा क्या किया गया? मैसूर पर आक्रमण किया गया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि का उल्लंघन किया और जो सहायता पहुंचाई जानी थी वो सहायता नहीं पहुंचाई, जिसके कारण अंग्रेजों ने ये जो विश्वासघात किया था इसका जवाब जो है वो कौन देगा? हैदर अली। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि मराठाओं ने हैदर अली को किस युद्ध में पराजित कर दिया? 1771-72 के युद्ध में पराजित किया। और हैदर अली से शांति समझौते के रूप में कितने लाख लिए थे? 36 लाख रुपए लिए थे। ठीक है। किस आक्रमण के दौरान? 1771-72 के दौरान। लेकिन अब हैदर अली जो है वो गुंटूर पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के एक कारण और है, वो है आपका हैदर अली का किस पर अधिकार चाहना? गुंटूर। गुंटूर कहां पर है? उत्तरी सरकार। ठीक है। ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई, क्योंकि दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय से वे पहले ही उत्तरी सरकार क्षेत्र का क्या कर चुके थे? प्राप्त कर चुके थे। तो उनको ये पसंद नहीं आया कि ये कहां पर अधिकार करना चाहता है? गुंटूर पर। तो दोनों ही अपने अपने हितों से क्या करना चाह रहे थे? टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। ठीक है। अब एक और बात कि हैदर अली के द्वारा क्या अंग्रेजों का साथ दिया जा रहा है? नहीं। तो अंग्रेजों का साथ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए पहला प्रमुख कारण क्या है? हैदर अली का अंग्रेजों का साथ ना देना। दूसरा मुख्य कारण है वो है माहे पर आक्रमण। क्या है? तो माहे क्या थी? आपकी एक फ्रांसीसी बस्ती थी। ठीक है। जो कि हैदर अली के साम्राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। ये केरल में आपके मालाबार तट पर क्या थी? विस्तारित थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि एक आपका क्या थी? उपयोगी प्राकृतिक बंदरगाह भी थी, जहां से क्या किया जा सकता था? भारी मात्रा में माल या सामान का आयात निर्यात भी किया जा सकता था। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि माहे जो है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? हैदर अली ने प्रदान किया था। और इसी बंदरगाह क्षेत्र से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी उन्नत हथियारों को मैसूर के शासक के लिए क्या करती थी? आयात करके आपूर्ति करती थी। ठीक है। साथ ही हैदर अली ने यहाँ पर क्या रखी थी? अपनी सेना भी तैनाती करी थी। ठीक है। तो आपने कहां पर आक्रमण कर दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे पर। तो माहे उनके लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर था। ठीक है। लेकिन एक और बात कि माहे पर आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो उद्देश्य, एक तो फ्रांसीसियों को भी समाप्त कर देंगे और दूसरा हैदर अली की सेना भी समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो आप देखेंगे कि दूसरा कारण क्या था माहे का? वैश्विक। क्या था? वैश्विक। अमेरिका में क्या शुरू हो गया था? ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष। काय का संघर्ष? स्वतंत्रता का। ठीक है। जिसमें फ्रांस जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका को क्या कर रहा था? सहायता दे रहा था। तो जब वो वहां विरोधी हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? विरोधी। और आप देखेंगे इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जो आपके क्या दिखा? सैन्य संघर्ष प्रारंभ हुआ और इसका प्रभाव जो है वो भारत में भी देखने के लिए मिलता है। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य वाले क्षेत्रों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। और आप देखेंगे इसको, चूंकि भाई उनको संरक्षण किसने दिया है? हैदर अली ने दिया है माही वाले क्षेत्र में। तो हैदर अली इसे अपनी टेरिटोरियल पर क्या मानेगा? आघात मानेगा और इसका जवाब अब दोनों मिलकर देंगे। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कौन? हैदर अली। पर क्या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष मोर्चे पर आ सकती है? आंसर है नहीं, क्योंकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों के साथ पहले ही क्या कर लिया है? समझौता कि वे कभी भी अपनी सेना नहीं रखेंगे, कभी भी युद्ध और आक्रमण में हमारे खिलाफ नहीं उतरेंगे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष सहायता नहीं करती है, क्या करती है? अप्रत्यक्ष सहायता। और अप्रत्यक्ष सहायता कैसी है? सैन्य आपूर्ति, सैन्य संरक्षण, या अब आप देखेंगे सैन्य सामान की क्या करना? आपूर्ति करना, अस्त्र शस्त्र की आपूर्ति करना। तो फ्रांसीसी कंपनी जो है वो आपकी क्या करेगी? सहायता। अच्छा, एक और कारण क्या था? त्रिगुट का निर्माण। क्या था? त्रिगुट का निर्माण। इस त्रिगुट में कौन कौन शामिल थे? ठीक। तो आप देखेंगे कि मराठे क्यों शामिल हुए थे? क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था? 1775 में। जिसमें मराठे किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के खिलाफ। जबकि हैदर अली भी किसका था? मराठ आपके अंग्रेजों के खिलाफ ही था। किसके खिलाफ था?
अंग्रेजों के खिलाफ। तो अब हैदर अली और मराठा दोनों की संयुक्त दुश्मन कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसलिए मराठे क्या हुए? शामिल। दूसरा आप देखेंगे हैदराबाद का निजाम क्यों शामिल हुआ, तो आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो है, किसने? आपके रॉबर्ट क्लाइव ने हैदराबाद के निजाम की इच्छा के विरुद्ध जाकर क्या किया था? उत्तरी सरकार क्षेत्र अंग्रेजों ने क्या किया? छीन लिया। तो हैदर अली ने निजाम से क्या किया? वादा कि हम तुमको क्या दिलाएंगे? उत्तरी सरकार वापस दिलाएंगे। तो जो आपका वल्लाजा है, कौन है आपका? वल्लाजा, जो कर्नाटक का क्या था? नवाब था। उसके खिलाफ क्या करेगा? वो सहायता प्रदान करेगा। किसको सहायता प्रदान करेगा? हैदर अली सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये सब समझौते हुए और इसके कारण ही आपका कौन शामिल हुआ? हैदराबाद का निजाम। इस प्रकार से त्रिगुट में कौन शामिल हो गया? मराठा, मैसूर और हैदराबाद का निजाम। जबकि विरोध में कौन था? कर्नाटक का नवाब वल्लाजा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने जानी। इसके बाद आप देखेंगे कि इस त्रिगुट का निर्माण अंग्रेजों को ठीक नहीं लगा और अंग्रेजों ने युद्ध से पूर्व ही अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए हैदराबाद के निजाम और मराठों को क्या कर लिया? अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखेंगे कि युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? 1780 में। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब शुरू होगा? 1780 में। हैदर अली ने कहां पर आक्रमण कर दिया? अरकोट में। आप जानते हो कि ये वाला क्षेत्र है कर्नाटक और यहाँ क्या है आपका? अरकोट। तो उसकी राजधानी पर हमला किया। कर्नाटक के क्षेत्र पर हमला किया, मतलब किस पर आक्रमण किया? वल्लाजा पर। तो वल्लाजा किससे सहायता मांगेगा? अंग्रेजों से। तो अंग्रेज क्या करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी क्या करेगी? सेना तैयार। कितने मोर्चों पर? 2 जगह पर। आप देखेंगे एक जो क्षेत्र है ये है आपका कौन सा? कर्नाटक में, यहाँ मद्रास, और ये उत्तरी सरकार यहाँ पर गुंटूर। तो 2 जगह से आपकी क्या आएगी? सेना। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधि कौन है? हेक्टर मुनरो, जो कहाँ का गवर्नर है? इसने सेंट फोर्ट जॉर्ज में क्या करी? सेना तैयार। और दूसरी सैन्य टुकड़ी कहाँ से? कर्नल विलियम वैली के नेतृत्व में। कहाँ से? गुंटूर से, जो कहाँ आती है? उत्तरी सरकार। तो दोनों की सेना कहाँ मिली? कांजीवरम में। और हैदर अली पर क्या किया? आक्रमण। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कर्नल विलियम वैली वाली जो सेना थी उसको कहाँ रोक लिया गया? पॉलीलूर में। कहाँ रोक लिया गया? किसने रोका? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान कौन है? हैदर अली का बेटा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जब वो पराजित हुआ तो विलियम वैली ने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। इसे पॉलीलूर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पॉलीलूर के युद्ध के नाम से, जिसमें टीपू सुल्तान ने किसे पराजित किया? विलियम वैली की सेना को। दूसरा आप देखेंगे हैदर अली ने कहाँ आक्रमण किया था? कांजीवरम में, जहां किसकी सेना थी? हेक्टर मुनरो की। तो मुनरो की सेना भागकर कहाँ चले जाएगी? मद्रास चली जाएगी। ठीक है, और जब ये दोनों ही नेतृत्वकर्ता युद्ध स्थल से क्या हो गए? भयभीत होकर भाग गए, तो हैदर अली ने यहाँ पर उनकी कर्नल ब्रैथवेट को भी क्या कर लिया? बंदी बना लिया। तो ये दोनों सेनाओं की पराजय और कर्नल ब्रैथवेट का बंदी बनाया जाना बंगाल में बैठे, कहां पर? बंगाल में बैठे गवर्नर जनरल को अच्छा नहीं लगेगा। तो अब वो एक और नई सेना को बनाकर कहां भेजेगा? माहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से बंगाल का जो गवर्नर है कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने निर्णय लिया कि अब माहे पर आक्रमण करें। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि हैदर अली जो है, इसका विचार था कि अरकोट तो जीत लिए हैं, लेकिन अरकोट के घेरे को और मजबूत बनाया जाए। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पर और अच्छे से क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हैदर अली ने अपने जीवन काल में कथन दिया है कि वो अरकोट को पहले जीतेगा, यहां से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाएगा। क्यों भगाएगा? अरे ये जो अरकोट वाला रीजन है ये मैसूर से एकदम क्या है? लगा हुआ है। तो पहले यहां से उनको भगाओगे तब तो भारत के अन्य क्षेत्रों से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करोगे? भगाओगे। तो यहाँ पर हैदर अली का कहना है पहले अरकोट से उनको बाहर करेंगे, फिर भारत से क्या करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप बाद में इन युद्धों का एनालिसिस करते हैं तो इतिहासकार जो आपके हैदर अली है उसका अरकोट का घेरा जीतने के बाद पुनः डालने को एक सबसे बड़ी मिस्टेक बताते हैं। उनका कहना है इतिहासकारों का कि हैदर अली यहाँ पर अरकोट का घेरा ना डालकर
कहाँ चला जाता, माहे पर अपना पूर्ण अधिकार रखता और वहां पर अपनी सैन्य क्षमता, जो उसका सैनिक मुख्यालय था, उस मुख्यालय वाले क्षेत्र पर अगर वो मजबूत तो होता तो आज कुछ अलग ही पिक्चर होती। ठीक है, यानी हैदर अली का अरकोट के घेरे पर घेरा डालना ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती ही साबित हुई, क्योंकि अरकोट जो था वो माहे यानी सैन्य मुख्यालय से बहुत अधिक दूरी पर स्थित था और सेनाएं तुरंत ही दूसरे मोर्चे माहे पर डिप्लॉयड नहीं की जा सकती थी। संपूर्ण सेना जो थी वो कहां पर, अरकोट के घेरे में लगी हुई थी, तो कम मात्रा में सेना माहे पर थी। और आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मजबूत सेना जनरल आयरकूट के नेतृत्व में कहां भेज दी, माहे पर भेज दी। वहां पर 3 मोर्चों पर, पोर्टो नोवा, पॉलीलूर और आपके सौरिंघम वाला जो क्षेत्र है, वहां पर तुरंत तुरंत की लड़ाई में वो क्या होने लगे, पराजित होने लगे। और आप देखेंगे कि युद्ध के दौरान ही घायल हो जाता है हैदर अली और उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। इसलिए इतिहासकारों का मानना है कि हैदर अली की यह गलती ही उस पर क्या पड़ी, बहुत अधिक भारी पड़ी। ठीक है, तो कभी पेपर में आता है कि हैदर अली की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, तो हैदर अली की असफलता का प्रमुख कारण उसकी अरकोट के क्षेत्र को जीतने के बाद जो रणनीति है, इसमें दूरदर्शिता को ना अपनाना या दूरदर्शिता की कमी का झलकना ही उसकी क्या रहेगी, मुख्य कमी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हैदर अली के पास क्या थे, दो विकल्प थे कि या तो वो अरकोट का घेरा डाल दे और या तो क्या कर ले, मद्रास पर आक्रमण कर दे। तो उसको क्या करना चाहिए, ब्रिटिश का मुख्य केंद्र ही जीत लेना था ना, क्या, मद्रास। तो यहाँ पर उसने मद्रास का घेरा नहीं डाला और ना ही इसने माहे पर अपनी सेना को क्या किया, भेजा। ठीक है, तो यहाँ पर दो दो गलतियां कर बैठा। चाहता तो आप यहाँ, आप मैप को अगर देखते हैं तो यहाँ अरकोट है, यहाँ क्या है, अरकोट, और यहाँ क्या है, मद्रास। तो उसको कहाँ जीतना था, उनको कहाँ घेरना था, सेंट फोर्ट जॉर्ज में घेर लेना था, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इसने घेरा नहीं, ये यहाँ अरकोट के ही घेरे को क्या कर रहा था, मजबूत बना रहा था। ठीक है, और ना ही इसने कहां पर सेना भेजी, माहे वाले क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या थी उसकी गलती। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि हैदर अली ने अरकोट के घेरे को मजबूत करने का प्रयास किया। यहाँ हम देखेंगे कि हम अंग्रेजों को पहले कहां से बाहर निकालेंगे, अरकोट से, उसके बाद हम उनसे कहां बाहर निकालेंगे, भारत से बाहर निकालेंगे। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी दौरान कहां चली गई, माहे, और माहे वाले क्षेत्र पर वो क्या करना शुरू करी, हाँ हाँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अरकोट है, यहाँ से माहे, इसके बीच में दूरी क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, उसने आयरकूट के नेतृत्व में क्या कर दी, सेना भेज दी। और सेना जब उसने भेजी तो सर्वप्रथम उसने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और कूटनीति का प्रयोग करके पहले तो मराठों और हैदराबाद के निजाम को न्यूट्रलाइज किया है। किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो जो मराठा और हैदराबाद का निजाम काय में शामिल थे, त्रिगुट में, उस त्रिगुट को क्या किया, तोड़ा। कैसे तोड़ा, तो आप देखेंगे सालबाई की संधि, कौन सी संधि, सालबाई की संधि से अंग्रेजों ने मराठाओं को क्या कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया और हैदर अली का साथ नहीं देंगे और युद्ध में भाग नहीं लेंगे। कौन ने नहीं लिया, मराठों ने। दूसरा आप देखेंगे हैदराबाद का निजाम, इसको क्या बोल दिया, इसको बोला कि हम आपका उत्तरी सरकार का जो गुंटूर क्षेत्र है वो हम आपको क्या देंगे, वापस देंगे, तो आप हैदर अली के साथ युद्ध में शामिल ना हो। तो हम देखेंगे कि हैदर अली के जो त्रिगुट था उसमें दोनों ने साथ ही नहीं दिया। ठीक है, किसने किसने साथ नहीं दिया, ना मराठों ने साथ दिया और ना हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, तो सैन्य क्षमता थोड़ी सी क्या हो गई, कम, क्योंकि अगर ये दोनों भी शामिल होते तो सेना कैसी होती, ज्यादा होती और शक्ति भी क्या होती, मजबूत होती। अब जब इन लोगों ने युद्ध में भाग नहीं लिया तो अब जो युद्ध होगा उसमें कौन पराजित होने लगेगा, आपका हैदर अली। तो हैदर अली के साथ आप देखेंगे आयरकूट की जो सेना आई थी, किसकी सेना आई थी, आयरकूट। इसके साथ 3 जगह पर युद्ध होंगे। पहला युद्ध है पोर्टानोवा का युद्ध, दूसरा है पॉलीलूर का युद्ध और तीसरा है सोलिंगर का युद्ध। ठीक है, तो हम देखेंगे कि शुरुआती 2 युद्ध में, कौन से, पोर्टोनोवा वाला और पॉलीलूर, इन दोनों जगह के युद्ध में कौन घायल हो जाता है, आपका हैदर अली। तो हैदर अली जो है ये घायल हो जाता है और इसके बारे में एक और कथन यह भी मिलता है कि शायद यह कैंसर नामक बीमारी से पीड़ित हो गया था। इसके कारण इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1782 में।
1782 में इसकी मृत्यु हो गई। तो आपका हैदर अली का मुख्य जो शासक या मुख्य प्रतिद्वंदी हैदर अली, वह समाप्त हो गया। इसके बाद कौन आया आपका? टीपू सुल्तान। तो आपके टीपू सुल्तान जो है वो क्या बनेगा? नया शासक। क्या बनेगा? नया शासक। और उसने 1 साल तक क्या किया? 1 साल तक लगातार युद्ध को क्या रखा? जारी रखा। ठीक है, परंतु तब भी युद्ध जो है वो आपके परिणामहीन रहेगा। कैसा रहेगा? परिणामहीन। इस 1 साल तक के युद्ध में जो कंटिन्यू रखा गया उसमें क्या हुआ? आप देखेंगे कि टीपू सुल्तान ने 1783 ईस्वी में बदनौर पर आक्रमण किया। कहां पर? बदनौर पर। और फिर उसने कहां पर आक्रमण किया? मंगलौर पर आक्रमण किया। ठीक है, तो बदनौर और मंगलौर पर आक्रमण करके उन क्षेत्र पर कब्जा किसने किया? टीपू ने। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसके जवाब में अंग्रेजों ने कहां पर आक्रमण कर दिया? श्रीरंगपट्टनम, जो उसकी क्या थी? राजधानी। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जब श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण होगा तो टीपू फिर उन पर अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करेगा और अंग्रेजी सेना पर आक्रमण करके उनके ब्रिगेडियर मैथ्यूज को क्या बना लेगा? बंदी बना लेगा। तो जब किसी के ब्रिगेडियर को बंदी बना लिया जाए तो ये उनके लिए शर्मनाक है। तो फिर टीपू ने उनको जवाब दे दिया। फिर इसके जवाब में जब उसने मैथ्यूज को क्या बनाया? बंदी बनाया। तो टीपू ने फिर से पालघाट, सॉरी, अंग्रेजों ने क्या किया? पालघाट और कोयम्बटूर नामक क्या कर लिए? क्षेत्र जीत लिए। ठीक है, अब यहाँ पर कि छोटे छोटे क्षेत्र वो जीत रहे हैं, छोटे क्षेत्र ये जीत रहे हैं, और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप अंततः 1784 में क्या होगी? संधि, और मंगलौर की संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की क्या हो जाएगी? समाप्ति। तो आप देखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ? मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। मैंगलोर की संधि कब होगी? 1784 में। किसके किसके बीच में होगी? तो आप देखेंगे कि चूंकि मद्रास का गवर्नर हेक्टर मुनरो वो पराजित हो गया था, हुआ था कि नहीं? तो जब वो पराजित हो गया था तो हेक्टर मुनरो को हटाकर मद्रास में एक नए गवर्नर की क्या की गई थी? नियुक्ति, जिसका नाम था लॉर्ड मेकार्टनी। क्या नाम था? लॉर्ड मेकार्टनी। तो आप देखेंगे कि जो मैंगलोर की संधि है, इस मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है आपका? टीपू सुल्तान और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी। इन दोनों ने क्या किए हैं? संधि की है। संधि की प्रमुख प्रमुख शर्तें क्या है? तो संधि की प्रमुख शर्तें हैं कि एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को क्या करेंगे? वापस लौटाएंगे, यानी अरकोट वापस। ठीक है, और बाकी जो अभी आपने देखे हैं क्षेत्र वो सब क्या होंगे? वापस। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो क्षेत्र जीते वो उनको वापस। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है आपके एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस लौटाया जाएगा, और इस प्रकार से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ? समाप्त। ठीक है, अच्छा, संधि की प्रमुख शर्त है विजित प्रदेशों की क्या की जाएगी? वापसी। जो युद्धबंदी बनाए गए हैं, जैसे आपने देखा ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बनाया था, इसके पहले भी एक अंग्रेज गवर्नर जनरल को क्या किया था? आपके बंदी बनाया गया था। तो उन युद्धबंदियों को क्या किया जाएगा? वापस किया जाएगा। संकट काल में फिर से क्या संधि करे कि अंग्रेज जो है वो किसका साथ देंगे? मैसूर का साथ देंगे। यानी अब मैसूर पर पुनः अगर आक्रमण होगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाएंगे? सैन्य सहायता देंगे। किस संधि में स्वीकार किया गया? फिर से मैंगलोर की संधि में। ठीक है, दूसरी बात कि आपको पता है कि मद्रास की संधि 1769 में जब हुई थी तो उसके पिताजी हैदर अली ने क्या कहा था? हम कोई कंपनी के अधिपत्य को नहीं मानते, और उन्होंने जॉर्ज तृतीय के नाम पर क्या करी थी? संधि। तो यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब अपनी सुपरमेसी दिखाएगी और बोलेगी कि हमारे व्यापारिक एक अधिकार को स्वीकार करो। तो टीपू यहाँ मजबूर हो जाएगा, और उसने जो उसके पिताजी ने क्या किया था? मानने से इनकार किया था, वो अंग्रेजों ने उसके बेटे से क्या कर लिया? मनवा लिया। और बेटे से मनवाया कि तुमको जो है वो मैसूर राज्य में अंग्रेजों के व्यापारिक एक अधिकार को तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? मान्यता देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये किससे करवा लिया उन्होंने? टीपू से। और अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि मैसूर के साथ मित्रता क्या रखना है? बनाए रखेंगे। संकट के समय में हम तुमको क्या देंगे? सैन्य सहायता देंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या समाप्त हुआ? सेकेंड एंग्लो मासूर युद्ध जो है वो आपका समाप्त हुआ। ठीक है, तो क्या कारण थे? क्यों हुआ? कैसे हुआ? थोड़ा सा कठिन है ना, क्योंकि दो अलग अलग मोर्चे हैं, कुछ कारण ज्यादा हैं। आंग्ल मराठा युद्ध भी है ना, त्रिगुट का निर्माण भी है, फिर आपके अमेरिका के उत्तराधिकार संघर्ष का प्रभाव भी है, संधि का उल्लंघन भी है। ऐसे कई मुख्य कारण हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सारी पृष्ठभूमि और पूरा बैकग्राउंड क्लियर करने की कोशिश कर दी है।
अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कल की क्लास में पूछ लेना डाउट्स, ठीक है। कल नया अपन वॉर पढ़ेंगे जिसका नाम है आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। लेकिन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या अब हैदर अली रहेंगे? नहीं, हैदर अली की क्या हो चुकी है? मृत्यु। तो अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन आएगा? तो कल टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कशन करेंगे। टीपू सुल्तान जो है वो आपके 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी मतलब 1701 से 1799, इस काल का सबसे ब्रिलियंट एम्परर है, ठीक है। सबसे ब्रिलियंट जो है वो कौन है? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की नीतियां, उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति, रणनीति, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टीपू सुल्तान अपने आप में एक क्या होगा? महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी होगा, जिसके बारे में कल क्या करेंगे? डिस्कशन। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।